मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने विधानसभा क्षेत्र शाजापुर जिले के शुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने जा रहे हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति कॉलेज में ना घुस सके। 2024 का जो आम चुनाव हुआ है, बहुत लंबे वर्षों के बाद में तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बने हैं। एक स्थिर सरकार देश में फिर से बनी है। उसका परिणाम विश्व मंच पर भारत की ताकत, भारत की शक्ति बढ़ती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश का हमारा बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सभी वर्गों को साधने के साथ में भारत सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 2047 के संकल्पों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने इन 5 सालों में अपने प्रदेश के बजट को दोगुना करने का लक्ष्य किया है। इस बार का बजट भी पिछले साल के बजट की बजाय 16% बढ़ कर के आया है। और बड़ी उपलब्धि इस बजट की ये है कि इसमें किसी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जो हमारे पास साधन है, संसाधन है, उन्हीं से हमने आमदनी बढ़ाने का निर्णय किया है। किसानों के लिए पर्याप्त पैसे की व्यवस्था की है, बिजली के लिए हो, चाहे किसान सम्मान निधि के लिए हो। और गरीबों के जो घर बनाने का जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक बजट है, जिसमें सभी शिक्षा मिला करके 52,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीएम राइस के नए भवनों का निर्माण का संकल्प पूरा होगा। साथ ही उच्च शिक्षा में हमारे हर जिला केंद्र का एक कॉलेज को हम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाने जा रहे हैं। 14 जुलाई को देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी इसके शुभारंभ करने वाले हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में सभी फैकल्टीज दे करके और नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई के तत्काल बाद उनका प्लेसमेंट हो सके, इस प्रकार के इन कैंपसों को डेवलप करने पर काम प्रारंभ हो चुका है। एक प्रकार से शिक्षा की जो क्रांति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है। और उसी में हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया है। हमने कोडिंग लैब बनाने का निर्णय किया है। हमने आईआईटी के पैटर्न पर मध्य प्रदेश के 9 स्थानों पर एमपीआईटी निर्माण करने पर हमने बजट में प्रावधान किया है। एक प्रकार से शिक्षा से रोजगार का सृजन हो सके, इस प्रकार के पाठ्यक्रम, इस प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश की है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हम बहुत लंबे अरसों के बाद में नए कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। इसी साल हम 5 नए कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। वैसे आने वाले समय में कुल मिलाकर हम 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करेंगे। एक प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा। गरीबों की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का एक बड़ा संकल्प था कि भाई हम गरीब व्यक्ति कोई बीमार होता है तो उसको अच्छे अस्पताल की सुविधा मिलना चाहिए। आयुष्मान में उसको लाभ मिलता है, लेकिन समय पर वो अस्पताल में नहीं पहुंच सकता था। इसलिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम गरीबों का इलाज भी कम समय में अच्छे अस्पतालों में करा सकेंगे। इस प्रकार का बड़ा प्रबंधन मध्य प्रदेश में किया है। साथ ही इस बजट में हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र को और बाहर के लोगों का और निवेश हो, उस दृष्टि से भी बड़ा प्रावधान किया गया है। इसलिए
इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब हम इन सब कामों को पूरा करते हुए देखेंगे तो विकसित भारत के जो संकल्प को पूरा करने का वाला बजट हमारा मध्य प्रदेश का बजट साबित होगा, जिसमें मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करेगा और एक प्रकार से 2047 का जो लक्ष्य है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बने, विश्वगुरु भारत बने और 2047 में केवल हम अपने लोगों की ऊर्जा की पूर्ति करने वाले देश नहीं रहे, हम दुनिया के कई देशों की और भी हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार का बड़ा संकल्प देश की सरकार के साथ मध्य प्रदेश का भी हम है, उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि ज़मीन की यहाँ उपलब्धता नहीं थी, इसलिए अभी ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए आज ही हमने जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं उस पर चर्चा की है। बहुत जल्दी हमको भारत सरकार से, क्योंकि उसमें लगभग पूरा पैसा भारत सरकार से मिलने वाला है, लेकिन पहले अस्पताल बनेगा, अस्पताल के बाद उसी पर कॉलेज स्थापित होगा। इसलिए पहले कॉलेज बनाने के लिए हम काम प्रारंभ करने वाले 2-3 महीने में, उसके लिए हमको बजट प्रावधान मिल जाएगा। देखिए क्या है कि सरकार ने अपने अस्पतालों को अच्छे करने के लिए बहुत पैसा देने का काम कर दिया है। सुजालपुर का अस्पताल, शाजापुर का अस्पताल, अकोदिया का अस्पताल, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को जो अव्यवस्था थी उनको ठीक करने का काम किया है। अभी डॉक्टरों की बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहे हैं और इसलिए फिर निगरानी का काम भी, क्योंकि अभी तक डॉक्टर की कमी थी, उसके कारण से निगरानी भी ठीक से नहीं हो पाती थी। लेकिन डॉक्टरों की कमी पूर्ति होने के बाद में मैं समझता हूँ कि सरकारी हमारे जो अस्पताल है वो भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। जिस प्रकार से हमने शिक्षा में सरकारी स्कूल और कॉलेज भी अच्छे हो सकते हैं, उसी प्रकार से सरकारी अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसमें काम करने प्रारंभ किया। मैं समझता है 1-2 साल में इसमें बदलाव हो जाएगा। इस कोर्ट का मुद्दा गरमाया नहीं है, उसको गरमा दिया गया है। ड्रेस कोड के बारे में हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि एक स्कूल या कॉलेज का अपना गणवेश यदि अलग होता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, अनुशासन दिखता है और समानता का भाव आता है। गरीब अमीर के परिवार का बच्चा भी एक जैसे भाव के साथ में अपने कैंपस में रहना चाहिए, आना चाहिए, मुख्य भाव हमारा है। एक और उसके पीछे अभी ध्यान में आ रहा है कि कई बार गणवेश नहीं होने के कारण से बाहर के लोग अनावश्यक रूप से कैंपस में घुसते हैं। तत्काल कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता है। बड़े बड़े कैंपस हो गए, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की संख्या हमारे कॉलेजों में हो गई है और इसलिए हमने विचार किया है कि हम क्रमशः धीरे धीरे करते करते गणवेश पर व्यापक विमर्श करें, चर्चा करें और एक सरकार स्तर पर गाइडलाइन दें। आज भी मध्य प्रदेश में कई कॉलेजों में स्वतः ही सरकार की बगैर गाइडलाइन के भी गणवेश का उपयोग होता है और लोग उसका पालन करते हैं। हम बाकी संस्थाओं में भी कर सकते हैं, इसलिए हमने एक गाइडलाइन बना रहे हैं। सभी छात्र संगठनों से विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और उसके बाद में हम हर कॉलेज को अपने छात्रों से, अपने वहाँ के स्टाफ से, अपनी जनभागीदारियों से और एक विचार प्रक्रिया करने के लिए उनको कहेंगे स्थानीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर वो उसका डिसीजन कॉलेज स्तर पर ही करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार एक गाइडलाइन बनाएगी, उस गाइडलाइन के अनुसार इर्द गिर्द वो अपना निर्णय करेंगे, उनको स्वतंत्रता होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रेस कोड होगा इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक पूरे मध्य प्रदेश का वातावरण एकेडमिक बन जाएगा, यहाँ की शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो एकदम बढ़ेगी और कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए हम पहले सबसे एक सर्वसम्मत विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हमने प्रारंभ किया। आने वाले समय में हम इसको जरूर करेंगे और सबसे पहले हम प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय जो स्थापित करने जा रहे हैं उनके लिए हमारी सलाह होगी, उसके बाद में बाकी कॉलेजों के लिए। ड्रेस कोड की जब बात कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार के विषय जो उठा रहे हैं उनका भी मैं सोचता हूँ ठीक से वो नहीं है, व्यापक उनका वो नहीं है, हमारी किसी भी प्रकार की उसमें वो नहीं है। लेकिन कॉलेज, स्कूल, उसमें इस प्रकार की कोई धार्मिक सारी चीज़ों को
किसी अड़ंगे के रूप में पैदा करना वो नहीं होगा। मैं नूतन कॉलेज भोपाल में हमारे में ड्रेस कोड लागू है, वहाँ कोई विषय आया क्या? बहुत सारे कॉलेज के मैं गवर्नमेंट कॉलेज के उदाहरण दे सकता हूँ, प्राइवेट तो सब कॉलेजों में कोई विषय नहीं आता है। मेडिकल कॉलेज में जाइए उनका अपना ड्रेस कोड है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए वहाँ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सब में है। इसलिए वो एक अपने व्यवसाय से बंधे हुए जितने संस्थान हैं उन सब में ड्रेस कोड है। और इसलिए हमारा प्रयास है कि अब जो पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित कर रहे हैं इसमें व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, परंपरागत जो कोर्स है वो भी चालू करने वाले हैं। इसलिए इसमें सब प्रकार के पाठ्यक्रमों का समावेश होगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे विद्यार्थी कॉलेज कैंपस में आएंगे और अच्छे विद्यार्थी जो कैरियर को समझते हैं वो सब लोग एक साथ एक जैसे व्यवहार के साथ में अपना व्यवहार करेंगे। हम उसी के लिए पहले समाजों में सब व्यापक वो कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखाने के भावना से या किसी को अपमानित करने के भावना से हम ड्रेस कोड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं हमारे यहाँ जो हमालों की व्यवस्था थी उसके कारण से कि विसंगतियाँ थी, मंडी एक्ट से भिन्न अपने यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी और इसलिए किसानों की मांग पर हमने बड़े कांटों पर तोलना प्रारंभ कराया। 60% उपज आज बड़े कांटों पर तुल रही है। मैं समझता आने वाले समय में जो लोग इस प्रकार के व्यवधान पैदा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रचलन में है, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करवाया जाएगा, लेकिन मंडी को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ साधक अधिकारी से मेरी खुद की बात हुई है। बाढ़ साधक अधिकारी ने ये नहीं कहा, बाढ़ साधक अधिकारी का जो अधिकतम लोग काम करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपील की, वो सब आ गए हैं। लेकिन जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो केवल गुंडागर्दी करना चाहते हैं, बगैर काम करे पैसा लेना चाहते हैं, उसके लिए बाढ़ साधक अधिकारी का किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हम तो व्यापारी संगठनों से भी ये कहना है, हमारे हम्माल और तुलावटी जैसे उनसे भी यही कहना है कि भाई किसान हित में और सुजालपुर के हित में मंडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि थोड़ा बहुत अपना व्यक्तिगत पक्ष है उसको पीछे भी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसानों का हित होगा और सुजालपुर का व्यवसायिक हित भी होगा। सुजालपुर के अपने एक अस्पताल को पहले मान्यता थी, लेकिन उसकी कुछ कंप्लेंट होने के कारण उसको ब्लैकलिस्टेड किया है। दूसरा कोई यदि यहाँ का अस्पताल आवेदन करेगा तो मैं समझता हूँ उसको आयुष्मान की सुविधा मिल जाएगी। अभी इस पर विचार चल रहा है। काफ़ी छात्र संगठनों की तरफ से मांग है, उस पर हम सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं। एक बार विचार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहुत जल्दी इसमें निर्णय करना है। वैसे तो मध्य प्रदेश में पहला तहसील स्तर का कॉलेज बन चुका है, जहाँ पर जो नेक के ए ग्रेड का है, नेक में कोई भी तहसील स्थान का एक भी कॉलेज नहीं, केवल सुजालपुर का कॉलेज है। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। अभी हम एक बड़ा ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं, साथ में आने वाले समय में एक कोडिंग लैब भी, हम कोडिंग लैब टेक्निकल विभाग की होगी, लेकिन वो इसी कॉलेज में होगी, ताकि यहाँ कॉलेज के विद्यार्थी भी सीख सकेंगे, स्कूल के विद्यार्थी भी सीख सकेंगे और बाहर के लोग भी उस कोडिंग लैब का उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार की वो हम 100 कंप्यूटरों के साथ में उसको स्थापित करने जा रहे हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो आ रहा है। हमने मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया है, उसका भी हम सुजालपुर को लाभ देने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में सुजालपुर किसी भी क्षेत्र में, हाँ एक बड़ी बात ये होगी कि हम हमारा अभी एक फैकल्टी के रूप में, एक संकाय के रूप में यहाँ संचालित है BA LLB, और मैं सोचता हूँ BA LLB किसी लॉ कॉलेज से भिन्न, BA LLB वाले भी बहुत कम महाविद्यालय जिसमें सुजालपुर का नाम है। हम लॉ कॉलेज भी अलग स्थापित करने की प्रक्रिया है। ज़मीन की थोड़ा इशू है, हम BTI की ज़मीन को हम लॉ कॉलेज के लिए और ले रहे हैं, क्योंकि जो पुराना हमजारा कॉलेज इसमें पड़े हैं उस ज़मीन का निर्माण चल रहा है। उसके साइड में जो मैदान है उसको भी हम कॉलेज के साथ जोड़ने जा रहे हैं। वो जल्दी वो प्रक्रिया हो जाएगी और हमारे यहाँ लॉ कॉलेज भी एक स्थापित